नमस्कार, हिंदुस्तान पोस्ट में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ स्वातंत्र वीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक के कार्याध्यक्ष श्री रणजीत सावरकर जी मौजूद हैं। नमस्कार सर। नमस्कार, आपका स्वागत है। स्वातंत्र वीर सावरकर को लेकर नित्य एक नए नए आरोप लगाए जाते रहे हैं, एक बार फिर इसी की आंधी आगे बढ़ी है। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आप अगर इतिहास देखें तो जब जब कांग्रेस की सत्ता को धोखा पहुंचता है तब सावरकर जी पे आरोप शुरू होते हैं जी। और ये पहले हुआ 1948 में जी। गांधी हत्या के बाद, क्योंकि उस समय भारत का विभाजन हो चुका था और जनता कांग्रेस के प्रति नाराज थी और ऐसे कुछ निर्देश दिखते हैं ऐसे कि एक कांग्रेस में एक अलग ध्रुवीकरण होने जा रहा था जी। तो उस समय सावरकर जी को गांधी हत्या के केस में झूठा फंसाया गया, जिसमें वो निर्दोष साबित हो गए। मगर उससे उनका जो नुकसान होना तो हो गया, मगर उसके बाद जब कांग्रेस की सत्ता प्रस्थापित हुई तो उसके बाद सावरकर पर आरोप होना बंद हो गया और कांग्रेस की जो पंतप्रधान इंदिरा गांधी थी उन्होंने इनको भारत का महान सपूत और बल्कि देखें तो वो तो काम तो वो सावरकर जी के ही काम कर रही थी जी जी। मतलब उनके जो काम थे वो सावरकर जी के ही काम थे, तो उन्होंने, ये तो नेचुरल था। तो बाद में अभी देखो वापस अटल बिहारी वाजपेयी सरकार आने के बाद ये आरोप होना शुरू हो गया है। वो एक फेज थी, उसके बाद जब यूपीए गवर्नमेंट थी तभी आरोप नहीं हो रहे थे जी। और उसके बाद अभी जब वापस मोदी सरकार आ गई है तो आरोप शुरू हो गए। तो ये सीधी सीधी सत्ता की राजनीति है ये। जी जी। एक चीज़ है, एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कुछ पत्र भी हाल में आए और वो सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस द्वारा ही आए कि उन्होंने माफ़ीनामा लिखा था। अंग्रेज सरकार का एक पत्र आया जो होम मिनिस्ट्री के तौर पे वहाँ पर गया था। वो क्या मुद्दा है? देखिए, सावरकर जी ने अपनी रिहाई के लिए कुछ जिसको एप्लीकेशन बोलते हैं, इट इज़ ए लीगल प्रोसेस है ये जी, क्योंकि हर कैदी का वो अधिकार है और सिर्फ सावरकर जी नहीं, सभी क्रांतिकारियों ने जी, बिल्कुल। अभी कहते हैं कि पंडित राम प्रसाद बिस्मिल या अशफाक उल्लाह खान जो काकोरी में जो जिन्होंने फांसी दी उन्होंने भी किए थे। सो दिस इज़ ए प्रोसेस, एवरीबडी वॉज डूइंग इट और सावरकर जी ने भी किए। मगर इसमें विशेष बात यह है कि सावरकर जी ने अपने हर आवेदन में यह स्पष्ट लिखा था कि अगर मेरी रिहाई अन्य क्रांतिकारियों की रिहाई में बाधा बनने वाली है तो मुझे और मेरे भाई को मत छोड़ो, दूसरों को छोड़ो जी। और उनकी जो एक अवेलेबल कॉपी हो गई है 1917 की उनकी जो पिटिशन है उसके ऊपर ब्रिटिश रिकॉर्ड्स में, तो उन्होंने उसको तो सीधा पिटिशन फॉर जनरल एमनेस्टी का है, मतलब सभी कैदियों की जी। तो उस प्रकार की पिटिशन करने को अगर आप माफीनामा कहे तो मैं तो उसकी बुद्धिमत्ता की मतलब उसको क्या कहूँ मैं उसके बारे में जी। और बात यह है कि इंदिरा गांधी ये सब जानती थी, इंदिरा गांधी गांधी हत्या का भी जानती थी, इंदिरा गांधी ये भी जानती थी क्योंकि सावरकर की जो पिटिशन थी वो छुपी नहीं थी। वो अपने भाई को जब खत लिखते थे उसमें से वो लिख के बताते थे कि ऐसे ऐसे पिटिशन मैंने की है और उनके खत पब्लिश होते थे। उसकी किताब आज भी उपलब्ध है जी। और 1925 में उन्होंने फिर से अपनी जो जीवनी लिखी माझी जन्मठेप, उसमें स्पष्ट किया था ये तो कोई छुपने वाली बात नहीं, तो ये लोग तो ऐसे दिखा रहे हैं हमने ढूंढ के निकाला। तो पिटिशन में कहीं पे भी माफ़ी नहीं है जी। पिटिशन में उन्होंने एक रिहाई की मांग की, उन्होंने कहा पूरे ग्लोबल ट्रेंड है ये कि तो हमें भी छोड़ो जी। एक सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि क्रांतिकारियों को तमगा देने की बात है। आज की जो नई पीढ़ी है ये अब क्रांतिकारी ये डिसाइड कर रही है। आप इसको कितना सच मानते हैं? देखो, पहली बात तो क्रांतिकारियों से कांग्रेस का कोई लेन देन ही नहीं है जी। आप चंद्रशेखर आज़ाद की बात देखो, भगत सिंह की बात को, भगत सिंह जी को तो बचाने के लिए बाबूराव सावरकर गांधी जी के पास गए थे कि आप इस आवेदन पे स्वाक्षरी करो, तो गांधी ने मना कर दिया जी, मैं शस्त्राचारी लोगों के लिए नहीं करूंगा। तो आज कहाँ से इन्हें प्रेम जागृत हो गया और आज ये कहते हैं कि नहीं भगत सिंह को हम मानते हैं, हम चंद्रशेखर मानते हैं, हम सावरकर नहीं मानते। ये कौन है ना मानने वाले जी? इनका अधिकार क्या है? इन्होंने तो क्रांतिकारियों को दबा के रखा। भारत स्वतंत्र होने के बाद 1955 तक हुतात्मा आनंद कानेरे जो नासिक में जिन्होंने जैक्सन को मारा जी, तो उनके जो एक साथीदार थे उनकी बीवी बम्बई में मतलब घर घर में काम करके अपना गुजारा करती थी, उनको पेंशन तक नहीं मिला जी। किसी भी क्रांतिकारियों को पेंशन नहीं मिला, कांग्रेस के लोगों को तुरंत मिला। तो कांग्रेस को कोई अधिकार नहीं है क्रांतिकारियों के इसमें बात करने का। और ये आज एक लोगों को क्रांतिकारियों का महत्व पता चलने लगा है तो फिर ठीक है हम इनको मानते हैं इनको नहीं। ये कौन है मानने वाले? मेरा तो पहला सवाल है, ये कौन होते हैं मानने वाले? तो मतलब आपको ये लगता है कि क्रांतिकारियों के साथ स्वतंत्र भारत में अन्याय हुआ, उनके परिवार के साथ उनकी अनदेखी की गई? जी, ये भी सत्ता का है बिकॉज कांग्रेस ये कहना चाहती है कि ये भारत को स्वतंत्रता हमने दिलाई।
बल्कि आप देखो कांग्रेस ने सिर्फ 3 आंदोलन किए, 1921, 1931 और 1942। 1942 का आंदोलन 5 या 6 दिन में पूरे भारत भर में तोड़ा गया। उसके बाद कुछ जगह पे वो 2-3 महीने चला रहा। बाद में ये लोग अहमदाबाद के किले में और पुणे के पैलेस में आराम से रहे 3 साल तक। उसके बाद बाहर आ गए। तो ब्रिटिशों ने तब डिसाइड कर लिया था कि हम लोग देंगे, मगर तभी भी इन्होंने अखंड भारत की मांग करना चाहिए थी, वो नहीं की और एक्सेप्ट कर लिया इन्होंने सत्ता के लोभ में आके। तो ये कैसे कहते कि इन्होंने बात ऐसी है कि 1945 के बाद नेवल म्यूटिनी हुई, नौसेना का जो विद्रोह हुआ, उसके बाद एयरफोर्स में कुछ विद्रोह हुआ और जबलपुर में भी कुछ ऐसे सेना विद्रोह की कोई छोटी मोटी घटनाएं घटने लगी। तो ब्रिटिशों ने, ये ऑन रिकॉर्ड फैक्ट है कि हम इतनी सेना यहाँ नहीं रख सकते। अभी भारत से लूटना था, उन्होंने लूट लिया। अभी भारत को इतनी सेना रख के इतना खर्चा करने की ब्रिटिश की वो औकात नहीं थी, उनके लिए वो नुकसान ही का ये था। तो इसलिए उन्होंने देश छोड़ने का निर्णय लिया और छोड़ते छोड़ते देश तोड़ गए वो, जो इन्होंने माना। सर, हम एक चीज़ चाहेंगे कि जैसे जो जलियांवाला कांड हुआ था, उसके बाद भी एक पत्र सार्वजनिक हुआ था और बहुत सारे ऐसे पत्र हैं जो नेहरू जी या गांधी ने लिखे थे, वो कभी सार्वजनिक नहीं होंगे। हम चाहेंगे अपने दर्शकों को एक बार थोड़ा उनकी जानकारी दें आप। देखो, अब पत्रों की बात आ गई है तो सावरकर के जो पत्र थे कि मुझे नहीं छोड़ो मगर मेरे साथियों को छोड़ो, ऐसे पत्रों को आज माफ़ीनामा ये लोग कहते हैं। तो मैं कहता हूँ कि अगर न्याय कहे तो फिर इनके भी पत्र देखा जाए। इसलिए मैंने कुछ पत्र मैंने खुद ढूंढ के निकाले हैं। पहला पत्र ऐसा है कि गांधी जी ने 1920 में, वो पत्र अभी मेरे पास नहीं है मगर उनकी कंप्लीट वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी में, लेटर टू ऑल ब्रिटिश सिटीजन्स इन इंडिया, तो उन्होंने उसमें कहा है। अब देखो, एक जगह पे उन्होंने 1919 में आंदोलन चालू कर दिया था, बाद में उसको स्थगित भी किया था ब्रिटिशों के खिलाफ। अब लेटर लिख के उनको कहते हैं कि मैं भारत का सर्वाधिक राजभक्त, मतलब टू द क्राउन, उन्होंने ये क्राउन वर्ड यूज किया अंग्रेजी के इसमें, कि ब्रिटिश राजा के प्रति सर्वाधिक निष्ठा रखने वाला भारतीय हूँ मैं। मतलब उसमें भी उनका क्लेम है कि मैं सभी, जो तब 30 करोड़ भारतीय थे, 30 करोड़ में मैं सबसे अधिक राजनिष्ठ हूँ। ऐसे कहने वाले गांधी, इनको आप कुछ नहीं बोलोगे। अगर सावरकर, तो सावरकर ने कभी राजनिष्ठा व्यक्ति नहीं, कभी नहीं कहा मैंने राजा के प्रति निष्ठावान हूँ, सावरकर ने कभी कहा ही नहीं। तो ऐसे करने वाले गांधी, तो इनको क्या कहना चाहिए फिर जी? अपने साथियों को छुड़ाने को जब सावरकर लिखते हैं तो इनको आप लोग राष्ट्रद्रोही मानने लगते हैं। तो मैं तो कहता हूँ कि अभी इस न्याय से गांधी तो और ऊपर के किस्म के राजद्रोही हो गए। और रही बात, दूसरा एक पत्र है जालियनवाला बाग, आपने जो जिक्र किया जी, तो जालियनवाला बाग के बाद 2 दिन के बाद उन्होंने एक पत्र लिखा था जी। तो उस पत्र में उन्होंने ऐसा कहा कि जनता ने जो किया उसको वो भुगते हैं उन्होंने, अब जो हुआ वो बस करो, उसका निंदा नहीं करते हैं जी। फिर 1920 में, 1 साल के बाद, एक विद्यार्थियों के सामने उन्होंने कहा कि जालियनवाला बाग में जो मरे उन्हें मैं हुतात्मा नहीं मानता जी, ना मैं उन्हें वीर मानता हूँ। अगर वो वीर होते तो जनरल डायर जब वहाँ आया, ये देखो ये मेरे पास है यहाँ पे जी, तो उन्होंने कहा कि जनरल डायर जब आया तो ये लोग, अगर ये वीर होते तो उससे लड़के मरते, वहाँ हटते नहीं। तो ये मैं कायर थे, इनका कहना था गांधी का। तो जालियनवाला बाग के हुतात्माओं को कायर कहने वाले गांधी, ये इनके लेटर्स है। तो इनको क्या कहेंगे आप और इनको क्या सजा दोगे? तीसरी बात है जवाहरलाल नेहरू की। जवाहरलाल नेहरू 1922 में जेल में थे असहकार आंदोलन में। अब असहकार का मतलब था सरकार से असहकार करो जी, कोई भी चीज पे उनपे सहकार मत करो, मतलब कोर्ट में मत जाओ, स्कूल में मत जाओ, कॉलेज में मत जाओ। ये लाखों लोगों ने स्कूल कॉलेज छोड़े। इनकी बेटियां तो बाहर सीख रही थी, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं था। और ये जब खुद जेल में गए, लोगों को कहते आप कोर्ट में मत जाओ, लोगों को कहते आप कर मत दो, टैक्स मत दो, और खुद लिखते हैं अपने पिताजी को। ये 13 जुलाई का पत्र है 1922 का जी। यहाँ कहते हैं कि आई हैव आस्क्ड for the statement and accounts from the Allahabad Bank, Calcutta for income tax purpose and will have to consult बिरजू भाई। और मैं ये सब आपको करके भेजूंगा क्योंकि पिछले साल मैं बाहर था, मैंने आपको मदद की इस साल इनकम टैक्स रिटर्न भरने में, मैंने बैंक से स्टेटमेंट मंगा लिए थे। ये उनका खुद का लेटर है, अपने पिता को लिखा हुआ। फिर बाद में उसमें चर्चा करते हैं कि भाई फलाने इसमें आप हाईकोर्ट में अपील करो, फलाने इसमें लंदन में प्री काउंसिल में अपील करो। मतलब लोगों को बोलते कोर्ट में मत जाओ और अपने पिताजी को बोलते अपील करो। तो ये तो जनता का विश्वासघात है। ये नेहरू जी का पत्र है, जनता का विश्वासघात है। तो इसके ऊपर क्या करना चाहिए? इसके ऊपर भी कुछ होना चाहिए। फिर बाद में ये कहते हैं कि सावरकर ने माफ़ी मांगी, माफ़ी तो मांगी नहीं, बस हमें छोड़ दो कहा तो माफ़ी हो गई। यहाँ पे
जब उन्होंने मध्यंतर सरकार ये कहते हैं, वो मध्यंतर सरकार नहीं था, एक बहुत गलत फहमी है। 1946 में जब नेहरू ऐसे कहते हैं प्रधानमंत्री बने, वो प्रधानमंत्री नहीं बने, वो परराष्ट्र मंत्री बने थे माउंटबेटन के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में। तो उसका प्रमुख माउंटबेटन था। ये वहाँ पे विदेश मंत्री बने। उनकी शपथ मेरे पास है। तो कहते हैं कि आई जवाहरलाल नेहरू डू सोलेमली अफर्म दैट आई विल बी फेथफुल एंड बेयर ट्रू एलिजेंस टू हिज मैजेस्टी किंग जॉर्ज द सिक्स्थ एम्परर ऑफ इंडिया, हिज हेयर्स, मतलब राजा, उसके आगे की पीढ़ियाँ और उसके बाद उसके जो सक्सेसर्स है जी। तो ये तो इसकी बात है ना। 2 सितंबर 1946 की 11 बजे सुबह उन्होंने शपथ लिया। तब तो स्वातंत्र था ही नहीं जी। तो आप ब्रिटिशों के प्रति राजनिष्ठा शपथ पूर्वक ले रहे जी। ऐसे लोगों की जो पार्टी है, वो लोगों को कौन आज उनको क्या अधिकार है सावरकर जी के बारे में बोलने का जी, जी। मैं तो कहता हूँ ये नंगे हैं गटर में पड़े हुए जी। कोई भी जो आजू बाजू से सफेद कपड़ा पहन के जाएगा तो ये गटर की कीचड़ उनके ऊपर उछालते हैं। तो ऐसे लोग हैं, मगर इनको भी विरोध करना चाहिए, इनकी भी असलियत आना चाहिए। और आगे जाके मैं बोलूँगा कि जवाहरलाल नेहरू और वो एडविना, मुझे उसमें पर्सनल नहीं जाना है उनके क्या रिलेशन थे जी। मगर जब तक वो पर्सनल है तब तक ठीक है। मगर जब वो राष्ट्र के आड़े आते हैं, मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ, ये किस्सा ही कहना चाहिए, क्योंकि 9 मई 1947 में जी 20 मई को माउंटबेटन प्लान डिक्लेयर किया। उसके पहले तो उनको लंदन जाके अप्रूव कराना था, तो उसके पहले वो नेहरू की अनुमति चाहते थे उससे जी। तो उन्होंने पहले हफ्ते में 333 ये बड़ा आंकड़ा बहुत इंटरेस्टिंग है इसलिए याद रहा। 333 लोग दिल्ली से शिमला के वॉइसराय हाउस में गए। वो वहाँ पे एक वॉइसराय भवन है, वो बंद था, तो वहाँ का साफ सफाई करने 333 लोग गए। 9 तारीख को नेहरू वहाँ पहुँचे। इन्होंने नेहरू को समझाया, कैसा समझाया मुझे पता नहीं, मगर समझाया और नेहरू दूसरे दिन प्लान मान गए। उन्होंने हाँ कह दी। उन्होंने कांग्रेस पार्टी की कार्यकारिणी की अनुमति लेना भी उचित नहीं समझा, उन्होंने तुरंत हाँ कह दी। तब अध्यक्ष थे आचार्य कृपलानी, कांग्रेस के अध्यक्ष थे। उन्होंने लिखा है अपने जीवन में कि हमें पूछा तक नहीं और बाद में हमें चुप रहना पड़ा। तो ये डेमोक्रेसी की बात करने वाले नेहरू माउंटबेटन के घर जाके शिमला में लॉज में, और उनकी बेटी तो कहती है कि मेरे पिताजी को कुछ भी काम होता था नेहरू से कराने का, तो वो मम्मी को कहते थे एडविना को कि आप नेहरू से करा लो। ये उन्होंने लिखा है अपने आत्मचरित्र में जी। तो ये भी आना चाहिए। फिर अगर पत्रों की बात है तो ये भी आना चाहिए कि भारत का विभाजन किस परिस्थिति में नेहरू ने मान्य किया। और लॉर्ड माउंटबेटन अपने, अभी पत्र की बात है, लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन ने इसमें आधिकारिक पत्र में लिखा है कि उन्होंने, उनके वॉइसरॉय रिपोर्ट जाते थे तो उनका जो आखिरी रिपोर्ट है उसमें उन्होंने लिखा है कि 9 तारीख को नेहरू आए तो वो मानसिक दृष्टि से पूरे टूट चुके थे और हम पति पत्नी ने उन्हें संभलने का काम किया। और फिर बाद में उन्होंने, और फिर उनको योजना समझे, उन्होंने एक्सेप्ट किया। तो ये क्या बात है, इसका भी होना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ कि पूरे ये आपके माध्यम से मैं सभी भारत के लॉ कॉलेजेस को कहना चाहता हूँ कि आप जो मॉक कोर्ट्स करते हैं तो इन पत्रों को भी आप, क्योंकि इसमें तो खुद के लिखे पत्र है, अभी उन्होंने मान लिया है, जो लिखता है वो मानता है वो जी। तो दैट थिंग इज द एक्ट इज प्रूवन, वो जो कृत्य हुआ है वो तो प्रूव हुआ है। तो सावरकर जी भी पत्र लो और डिसाइड करो कि इसमें माफीनामा है कि नहीं। नेहरू का भी पत्र लो, इसमें जनता का द्रोह है या नहीं। गांधी के भी पत्र लो। गांधी ने तो वो साउथ अफ्रीका में वहाँ के लोगों को काफिर कहा है। ये तो सीधे साधा वंशवाद है जी। आज भारतीय कानून से वंशवाद गुनाह है। और एक अब यही विषय पे आकर तो मैं ये भी बात बोल देता हूँ कि अगर उनके कुछ पत्र ऐसे हैं कि जिसके आधार पर आज अगर वो काम किए थे, उन्होंने जो मान्य किया मैंने कुछ काम किए, वो काम आज होते तो भारत में एक पॉक्सो नाम का एक कानून है बच्चों का लैंगिक शोषण, और इसमें वो धारा में उन्हें पक्की सजा होती थी जी। तो ऐसे भी काम किए, तो इस पे भी मुकदमा चलाओ, मॉक कोर्ट चलाओ, ठीक है, लोगों को आने दो जी। क्योंकि चैनल पे आज क्या होता है, लोग आके बस झूठ बोल देते हैं, बिकॉज 10 मिनट की चर्चा, 20 मिनट की चर्चा, उसमें कोई तथ्य नहीं रखते। बोलने वाला मैं मेरा बोल रहा हूँ, सामने वाला अपनी बात वो आते ही नहीं। वो एक बार झूठ बोलते हैं तो झूठ ही पकड़ कर रखते। तो ऐसे माध्यम से, और ये बहुत जरूरी इसलिए है कि स्वातंत्र के हीरो खरे कौन है, असली नायक कौन है, ये जनता को पता होना चाहिए।
किन्होंने स्वार्थ त्याग किया, किन्होंने यातना भुगती, किनके कारण आज जिन्होंने यातनाएं भुगती, आज ये लोग क्रांतिकारियों का नाम ले, मगर आज एक भी क्रांतिकारी के वंशज आज सब रास्ते पे, सड़क पे है। क्योंकि क्रांतिकारी मैंने कहा उनके बच्चों के शिक्षण तक नहीं हुए। आज किसके बच्चे सत्ता पे? जवाहरलाल नेहरू के बच्चे सत्ता पे। भारत के लोगों ने तो शिक्षण छोड़ दिया, 42 में छोड़ा, 31 में छोड़ा, और उसके बाद क्या हो गए? कुछ नहीं, खाने पीने को कुछ नहीं। इनके बच्चे तो बाहर जाके सीख के आ गए जी। तो ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि असली नायक जो है उनकी अगर पूजा होती रहेगी तो देश का बहुत हो गया है। सर, एक आखिरी प्रश्न है कि आपको क्या लगता है, जैसे स्वतंत्र वीर सावरकर जी थे या इनके साथ और क्रांतिकारी थे, इन सारे लोगों को पहले तो इन लोगों को अंग्रेज़ों ने दबाया कि इनको कुचलने की कोशिश की, उसके स्वतंत्र भारत के बाद क्या लगता है एक ऐसी हमारे जो सामाजिक या राजनीतिक परिस्थिति थी उसमें भी इनको दबाने की प्रयत्न होता रहा? जी, मैंने जैसा कहा कि ये तो सत्ता के लिए कांग्रेस अपना पूरा श्रेय लेना चाहती थी कि हमने ही स्वातंत्र्य लिया। अब जो क्रांतिकारियों का काम था वो तो प्रेस पब्लिसिटी नहीं कर सकते। अभी मैं आपको बताता हूँ, ये दांडी मार्च जो है ना, गांधी जी का फेमस जी, उसका जो एक फोटो आपने देखा होगा, वो नमक उठाया हुआ जी, वो फोटो दांडी का नहीं है, वहां से 22 किलोमीटर दूर जाके फोटो शूट किया गया फोटो है। मतलब मीडिया, जो आज हम मीडिया कहते हैं ना, उसकी ताकत गांधी जी ने पहचानी थी तभी। 22 किलोमीटर जाके जो फोटो निकाला वो दुनिया को दिखाया कि हमने दांडी में वो जो नमक बना वो कुछ 2-4-5 ग्राम बना, और सरकार ने उनको पकड़ा में नहीं 4 दिन के बाद इनको पकड़ा जी। तो ये जब पब्लिसिटी का जो ये है ना, इसको अमेरिकन मीडिया काफ़ी इधर आई थी तो उनसे सहायता मिली होगी, मगर जो मीडिया पब्लिसिटी स्टंट्स है तो वो कांग्रेस कर सकती थी। उनके तो वैधानिक आंदोलन थे, क्रांतिकारी क्या कह के प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे, हमने इसको गोली मारी, इसको ये किया, और इनको ऐसे ही दर्शाया गया है कि क्रांतिकारियों ने जो किया वो अकेले इधर उधर कुछ छुटपुट हो गए। तो ऐसा नहीं है। सावरकर जी से लेकर सुभाष चंद्र बोस तक ये एक अखंड मुहिम थी जी, ये पूरे पैन इंडिया मुहिम थी। सावरकर जी के समय भी बंगाल, पंजाब और महाराष्ट्र के क्रांतिकारी साथ काम कर रहे थे, सुभाष चंद्र बोस के भी कर रहे थे, और रासबेरी बोस इनमें एक लिंक है, क्योंकि सावरकर जी 9 साल में उनको पकड़ा गया, 10 साल में। रासबेरी बोस 15 साल में, 1915 में वो लाहौर इसमें वो अभियुक्त वो अभियुक्त नहीं थे, उनके साथीदार पकड़े गए, विष्णु गणेश पिंगले फांसी गए। रासबेरी बोस यहाँ से निकल के जापान गए, उनके ऊपर वारंट निकला था तब से वो जापान में थे, और उन्होंने वो आंदोलन चलाया आगे। पहले वर्ल्ड वॉर के बाद, पहले वर्ल्ड वॉर में भी ये प्रयास हुए कि भारतीय सेना में विद्रोह जी, दूसरे जो नेताजी ने किया वो पहले वर्ल्ड वॉर में ही करना चाहते थे, और सिंगापुर में हो भी गया था विद्रोह, मगर वो दब गया। सिंगापुर विद्रोह आपको पता नहीं होगा किसको है, उसमें करीबन 55 लोगों को गोली मारकर, उनको कोर्ट मार्शल करके गोली मार दी गई थी। तो ये हो गया, और रासबेरी बोस के बाद ये बैटन नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पास पहुंचा, और ये पूरी हिस्ट्री है। और तो ये आई नहीं, तो लोग समझते क्रांतिकारी ने कहा इसने ये कलेक्टर को मारा। कलेक्टर को मारने में एक पर्पस था कि वो एक दूसरे अधिकारियों को दहशत बैठे कि वो भारतीय जनता पर जुल्म ना करे, और जुल्म होना बंद हो गया था काफी। मगर वो क्रांति का ये उद्देश्य नहीं था। क्रांति का उद्देश्य ये विद्रोह करना, फिर जनता का आंदोलन, और आखिर में फिर ब्रिटिशों को निकालना, जो पूरे दुनिया भर में होते आया है। नया फार्मूला नहीं था कोई, दुनिया का फार्मूला, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लेकर सब जगह वही यूज हुआ है, और भारत में भी। मगर वो जन आंदोलन ने उसे समर्थन नहीं दिया, कांग्रेस ने समर्थन नहीं दिया इनका, इसलिए उनका नुकसान हो गया। सर, हिंदुस्तान पोस्ट से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो ये थे रणजीत सावरकर जी, कार्याध्यक्ष हैं स्वतंत्र वीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक के, जिनका ये सीधा कहना है कि जो स्वतंत्रता सेनानी है उन पर कोई भी लांछन आरोप लगाने के पहले एक बार इतिहास पर दृष्टि डालना ज़रूरी है, और ये इतिहास आज भी बड़े स्तर पर किताबों में या पन्नों में और पत्रों में दबा हुआ है।